तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बॉयल के बारे में डिस्कस किया। बॉयल को हम लोग दूसरा नाम देते हैं फ्यूरंकल। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले कार्बंकल। अब कार्बंकल क्या है? बेसिकली इट इज अ क्लस्टर ऑफ बॉयल या फिर क्लस्टर ऑफ फ्यूरंकल। तो बहुत सारे बॉयल मिलके एक क्लस्टर बनता है, मतलब एक संगठन बनता है, उससे हमारा कार्बंकल डेवलप होता है। इसलिए एक पेपर यहाँ पे पब्लिश हुआ था। ठीक है, उसमें एक वर्ड या फिर एक लाइन यूज की गई थी जिसमें कहा गया था कार्बंकल इज अंकल ऑफ फ्यूरंकल। क्या कहा था? कार्बंकल इज अंकल ऑफ फ्यूरंकल। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि कार्बंकल बॉयल से या फिर फ्यूरंकल से बड़ा होता है, या फिर बहुत सारे बॉयल्स मिलके हमारा एक कार्बंकल बनता है। अब कार्बंकल में मोस्ट कॉमन कल्प्रिट जो होता है वो भी हमारा स्टैफिलोकोकस ऑरियस ही है, जो कि हमें बॉयल या फिर फ्यूरंकल में भी मिल रहा था। लेकिन कार्बंकल का कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, जैसे कि कोई एक ऐश ग्रे कलर का स्लफ निकलता है। दूसरी चीज क्या है, ये जो कार्बंकल नाम दिया गया है उसका वर्ड का जो मीनिंग है वो एक्चुअली चारकोल होता है। चारकोल मतलब वहां पे आपको कुछ ब्लैकिश डिस्कलरेशन भी दिखेगा, जो कि चारकोल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। अब ये ब्लैकिश डिस्कलरेशन क्यों आता है, इसके कॉमन साइड क्या है, कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है, हमें यहाँ पे क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करने की जरूरत पड़ती है, और ये जो हमारा कार्बंकल है वो कौन से लोगों में कॉमन मिलता है। दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तो जब हम लोगों को ये पता चला कि पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स है और उसके इन्वेस्टिगेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या प्लान करना है ट्रीटमेंट का, वो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कार्बंकल का मतलब तो हम लोग समझ गए कि कार्बंकल इज अ क्लस्टर ऑफ बॉयल और ऑफ फ्यूरंकल। तो वही डेफिनेशन के तौर पे आपको याद रखना है, कार्बंकल इज द क्लस्टर और एक उसका अगर हम लोग देखेंगे एसोसिएशन भी कह सकते हैं, तो क्लस्टर ऑफ बॉयल और क्लस्टर ऑफ फ्यूरंकल इज अ कार्बंकल। तो द वर्ड कार्बंकल मीनिंग इज अ चारकोल। चारकोल ये मीनिंग होता है हमारे कार्बंकल का। इट इज एन इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब इन्फेक्टिव गैंग्रीन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग गैंग्रीन ये टर्म पढ़ते हैं या फिर गैंग्रीन ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ब्लैकिश डिस्कलेशन गैंग्रीनस पार्ट आता है। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन में जब गैंग्रीन होता है तो हम लोग उसको कार्बंकल कहते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि वो जो गैंग्रीन हमने लास्ट पहले लेक्चर में भी पढ़ा है ऑलरेडी गैंग्रीन, तो वो गैंग्रीन और ये गैंग्रीन ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो कि स्टैफिलोकोकस ऑरियस एक बॉयल क्रिएट कर रहा है, ऐसे बॉयल मल्टीपल हो जा रहे हैं और मल्टीपल बॉयल मिलके हमारा कार्बंकल बन रहा है। और जब कार्बंकल बन रहा है तो इन्फ्लामेटरी साइन डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से एक जगह पे मतलब लोकल साइड पे कुछ नेक्रोसिस हो रहा है। और नेक्रोसिस क्यों होगा? क्योंकि वहां पे जो भी सबक्यूटेनियस वेसल है वो पूरी ब्लॉक हो जाएगी, उसकी वजह से वो लोकल स्किन जो है पूरी नेक्रोज हो जाएगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू नेक्रोज हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग सबक्यूटेनियस या फिर स्किन का इन्फेक्टिव गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, तो इट इज एन इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। स्टैफिलोकोकस ऑरियस इज द मेन कल्प्रिट, मतलब जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है हमारा स्टैफिलोकोकस ऑरियस, जो कि हमने फ्यूरंकल में भी पढ़ा है। अब यहाँ पे जो फ्यूरंकल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कॉमन साइड हमने देखे थे, नेक रीजन है, बैक रीजन है, थाई है, हमारे फोरआर्म है, लिम्स है, बराबर। तो यहाँ पे दो कॉमन साइड होते हैं, एक तो बैक रीजन और एक नेप ऑफ नेक। नेप ऑफ नेक मतलब जो हमारे नेक का जो पोस्टीरियर साइड है वो, और हमारा बैक रीजन। अभी यहाँ पे होने का रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे जो स्किन है वो पूरी तरह से थिक रहती है। ठीक है, और वहां पे बॉयल जब बनते हैं तो वो क्लस्टर हो जाते हैं या फिर वो एसोसिएशन में बन जाते हैं, इसीलिए वहां पे नेप ऑफ नेक में और बैक रीजन में कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉमन साइट्स ऑफ ऑकरेंस इज द नेप ऑफ नेक एंड द बैक रीजन। सेकंड कंडीशन आल्सो कैन ऑकर्स इन द शोल्डर, चीक एंड फोरआर्म। मतलब कॉमनली अगर देखेंगे तो दो रीजन है, एक तो नेक है, नेप ऑफ नेक है, और दूसरा बैक रीजन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्बंकल आपको सिर्फ वही मिलेगा, कार्बंकल आपको शोल्डर में भी मिल सकता है, कार्बंकल आपके चिक में भी मतलब गालों पे भी मिल सकता है, या फिर आपके फोरआर्म में, हैंड में, कहीं पे भी ये कार्बंकल हो सकता है। जहाँ पे बॉयल हुआ, क्लस्टर हुआ, मल्टीपल बॉयल बने, वहां पे आपका कार्बंकल बनेगा। इसीलिए वो लाइन यूज की गई है, कार्बंकल इज अंकल ऑफ फ्यूरंकल।
ठीक है। इट इज कॉमन इन डायबिटिक एंड ऑफर 40 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जो डायबिटिक पर्सन है जिनमें अनकंट्रोल्ड शुगर रहता है उसमें इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस होते हैं, बराबर। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है ऐसे पेशेंट में भी मिलता है। लेकिन जब भी आप कार्बनकल के पेशेंट देखोगे तो ऑलमोस्ट 90%, मैंने जितने पेशेंट देखे ऑलमोस्ट सब में मुझे एक हिस्ट्री कॉमन मिली है, वो है डायबिटिक की। तो इसीलिए डायबिटिक पर्सन में कार्बनकल जो है वो कॉमन मिलता है। उसमें भी मैंने जितने कार्बनकल देखे अभी तक, मैंने कम से कम 100-150 पेशेंट तो आराम से देखे होंगे कार्बनकल के, जिसमें मैंने देखा है कि बैक रीजन जो है और जो हमारा नेप ऑफ नेक रीजन है वो दोनों कॉमन होते हैं। बहुत सारी जगह पे मैंने कार्बनकल देखा है, लेकिन जितने मैंने कार्बनकल देखे ऑलमोस्ट 90% ये दो जगह पे देखे, ठीक है। अब देखेंगे तो इसका जो मतलब ये है प्रिवेलेंस जो है मोस्टली हमारे मेल्स में ज्यादा होता है, ठीक है। फीमेल डायबिटिक पेशेंट में भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेल में ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है, और वो भी डायबिटिक पर्सन में ये कॉमन होते हैं। अब ये जो कार्बनकल है उसका ना पैथोलॉजी क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों को जब पैथोलॉजी लिखते हैं तो एक अलग इंप्रेशन आ जाता है कि एग्जैक्टली स्टूडेंट ने क्या लिखा है। देखो कैसा होता है कि जो भी हम लोग डिसीज एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें हमें कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखना होता है, जिसमें एक ब्रॉड व्यू जो होता है हमारे जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका ब्रॉड व्यू हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में देना होता है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा कॉजेस पे जाते हैं या फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स पे जाते हैं। उसके बाद में थोड़ा पैथोलॉजी का पार्ट अगर हम लोग इंक्लूड करें तो और थोड़ा इंप्रेशन हमारा बढ़ जाता है। फिर लास्ट में हम लोग इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के पार्ट पे फोकस करते हैं। जब पैथोलॉजी पढ़ते हैं उसके बाद में जनरली हम लोग क्लिनिकल फीचर्स को यूज करते हैं, लेकिन ये जो डिसीजेस है जैसे कार्बनकल है, फ्यूरनकल है, इनके क्लिनिकल फीचर्स में आपको ज्यादा क्या मिलेगा, एक तो स्वेलिंग मिलेगी, पेन होगा, टेम्परेरी इन्फ्लेमेशन के साइन होंगे, ठीक है। अगर ये सिस्टेमिक होता है या फिर ये बहुत ज्यादा इन्फेक्ट होता है तभी जाके आपको सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन जैसे कि फीवर होता है, सेप्टिसेमिया होता है, शॉक होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन है जब ये पेशेंट का इन्फेक्शन अगर हद से ज्यादा बढ़ता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तभी आपको मिलते हैं। लेकिन कॉमन आपको जब भी ऐसे कोई पेशेंट जो सर्जरी के मिलते हैं जिसमें कार्बनकल, बॉइल, एब्सिस ऐसे जो कंडीशंस होते हैं जहाँ पे आपको क्लिनिकल फीचर्स आपको नजर भी आएंगे और कुछ हम लोग जो जनरली एग्जामिन भी करते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अभी कार्बनकल की पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे। कार्बनकल की पैथोलॉजी में हमने देखा कि जो एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर किया इसने इन्फेक्शन क्रिएट किया, बराबर। पहला क्या हुआ, कार्बनकल ने जो हमारा स्टाफिलोकोकस ऑरियस ऑर्गेनिज्म है उसने इन्फेक्शन क्रिएट किया। जब भी ये इन्फेक्शन हुआ होता क्या है कि हमारे बॉडी में स्मॉल वेसिकल डेवलप होते हैं, ठीक है। स्मॉल वेसिकल डेवलप होते हैं या फिर जिसको हम लोग थोड़ा सा एक हिंदी में फोड़ा भी कहते हैं, बराबर, फोड़ा आना कहते हैं, बराबर। तो स्मॉल वेसिकल्स या फिर छोटा सा एक ब्लिस्टर है हम लोग देख सकते हैं, तो ब्लिस्टर के फॉर्म में ये यहाँ पे तैयार होता है। अब जैसे ही ये ब्लिस्टर या फिर एक वेसिकल फॉर्म हुआ होता क्या है कि ऐसे अनेक एक साथ ऐसे स्लीव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो हमारे वेसिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे जब आप ये नेक ऑफ नेक का रीजन देखोगे, यहाँ पे आप छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज कॉल्ड सीव लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मल्टीपल बॉइल के ओपनिंग हमें दिखते हैं, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्लीव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे मल्टीपल बॉइल हो गए, बराबर। तो ये स्लीव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सीव लाइक स्ट्रक्चर, स्लीव नहीं सॉरी, सीव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में छन्नी कहते हैं, ठीक है। ये कोई नेट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है और ये जो सीव लाइक स्ट्रक्चर है इसी के बाजू में आपको ये पल्स डिस्चार्ज दिखेगा, ठीक है। ये पल्स डिस्चार्ज दिखेगा, कोई एक बॉइल अगर उसमें से फट जाता है या फिर बस्ट हो जाता है वहां से आपको पल्स डिस्चार्ज होता हुआ मिलेगा। तीसरा साइड यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो पूरा इन्फ्लामेटरी एरिया है, ठीक है, या फिर इंडोरेटेड एरिया है, वो पूरा यहाँ पे बढ़ते रहता है, ठीक है, बढ़ते रहता है जब तक कि आप इसको ट्रीट नहीं करो। तो मोस्टली ऑलमोस्ट एक 15 सेंटीमीटर के लगभग का भी एरिया ये या फिर 20 सेंटीमीटर के लगभग का भी एरिया ये कवर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। नेक रीजन जितना भी होगा वो पूरा कवर कर लेगा, अगर जिसकी नेक की लेंथ अगर थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, बराबर। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली यहाँ पे जितना इन्फेक्शन फैलेगा ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तक भी ये जा सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिखा, एक तो ये सीव लाइक स्ट्रक्चर दिखा, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर देखा जहाँ पे पूरे बॉइल्स कलेक्ट हुए, वहां पे पस डिस्चार्ज भी दिख रहा है, इंड्यूरेटेड यहाँ पे एरिया दिख रहा है जहाँ पे आपको साइन ऑफ इन्फ्लामेशन दिखेंगे, रेडनेस है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, पेन भी होगा पेशेंट को, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन भी होगा, क्योंकि जब भी आपकी नेप ऑफ नेक में कोई कार्बोनकल होगा तो ऑब्वियसली आपकी नेक की मूवमेंट थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी ड्यू टू पेन बोलो या फिर आपका जो रीजन है जो इंड्यूरेटेड हो चुका है उसकी वजह से भी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो सकती है, तो ये भी हमारे एक लॉस ऑफ फंक्शन में काउंट होता है। तो बेसिकली पहले हमें सिव लाइक स्ट्रक्चर मिला क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वेसिकल्स तैयार हो गए। अब यहाँ पे रेड एंडोरेटेड स्किन विद डिस्चार्जिंग पस दिखेगा, तो ये पूरा रेड एंडोरेटिंग एरिया है एंडोरेशन वाला, और यहाँ पे आपको पस डिस्चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्लियरली आपको नजर आएगा, जो कोई भी कार्बोनकल होगा तो भी यही क्लिनिकल फीचर्स आपको दिखेंगे, और वो कौन से भी रीजन में होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मेनी फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सेंट्रल नेक्रोटिक अल्सर। अब होता क्या है कि ये पूरे बॉयज या फिर पूरे कार्बन फ्यूरमकल है, ये पूरे एक जगह पे कलेक्ट हो गए या फिर फ्यूज हो गए, तो होता क्या है कि वहां पे पूरा जो एरिया है पूरा स्वेलन हो जाता है, और जो सबक्यूटेनियस ये है वेसल्स है, स्किन और सबक्यूटेनियस वेसल जो है वो क्या होती है पूरी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो एरिया पूरा नेक्रोटिक हो जाता है, तो वहां पे नेक्रोटिक अल्सर बन जाता है। और ये नेक्रोटिक अल्सर का एक स्पेसिफिक फीचर है जिसको हम लोग ऐश ग्रे स्लफ कहते हैं। यहाँ से आपको ऐश ग्रे कलर का स्लफ दिखेगा। स्लफ होता क्या है, स्लफ मतलब बेसिकली हमारे जो WBC डेड और पस है, ठीक है, थोड़ा प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं, कुछ फाइब्रिन के सब्सटेंस होते हैं, इन सब को मिला के एक वेस्ट मटेरियल जिसको हम लोग कह सकते हैं वो स्लफ होता है। तो स्लफ कौन से कलर का दिखेगा, आपको ऐश ग्रे कलर का स्लफ दिखेगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं कि ये कार्बन का है, ठीक है। अब इसके साथ में और क्या होता है, विद द पेरिफेरल फ्रेश वेसिकल लुकिंग लाइक अ रोजेट। अब होता क्या है कि जब ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बना जैसा जहां से आपको ऐश ग्रे कलर का स्लफ भी दिख रहा है, होता क्या है कि वहां पे फिर से कोई एक फ्रेश वेसिकल तैयार होता है, जो कि हमारे रोजेटी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक क्रिब्रिफॉर्म लगता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बना, तो कोई फ्रेश यहाँ पे फिर से वेसिकल डेवलप होगा। तो और जैसे कि हमारा रोजेटी मतलब एक कोई जो हम कोई प्रोग्राम में एक ये यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, एक बैच यूज करते हैं, बराबर। तो बैच यूज करते हैं तो उसमें कैसा रहता है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, बराबर, यहाँ से, और 2 स्लीव्स यहाँ पे नीचे रहते हैं, बराबर। ये बैच यूज करते हैं हम लोग जनरली। तो ये जो पूरा सीव लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसके जैसा, या फिर इसको हम लोग रोजेटी भी कहते हैं, ठीक है, या फिर क्रिब्रिफॉर्म कहते हैं, जहाँ पे आपको स्मॉल स्मॉल ओपनिंग या फिर स्मॉल स्मॉल होल दिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म। तो इसके जैसा स्ट्रक्चर आपको अगर दिख रहा है तो वो हमारी कार्बोनकल का होता है, बराबर। अब यहाँ पे अब रोजेटी लाइक स्ट्रक्चर तो दिखा। अब उसके बाद में क्या होता है, स्किन बिकम्स ब्लैक ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ क्यूटेनियस वेसल, जो मैंने पहले भी बताया आपको। तो जहाँ पे आपको नेक्रोटिक एरिया दिखेगा वहां पे क्या होगा कि जो हमारी स्किन है वो पूरी तरह से नेक्रोस हो जा रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्यूटेनियस वेसल है, सबक्यूट की वेसल है, वो पूरी ब्लॉक हो रही है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा नेक्रोटिक एरिया आपको दिखेगा। अब जैसे ही ये एरिया या फिर नेक्रोटिक होगा, इसका मतलब है कि ये डिसीज पूरा प्रोग्रेस हो चुका है। अब होता क्या है कि ये जो डिसीज है ये स्प्रेड हो जाता है एडजेसेंट स्किन में, ठीक है, मतलब जो भी पेरिफेरल एडजेसेंट स्किन होगी उसमें ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट बिकम टॉक्सिक, और जनरली डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो कीटोटिक स्टेज में आ जाते हैं, मतलब हमारे बॉडी में कीटोन्स का प्रमाण बढ़ जाता है, यूरिन में कीटोन्स बढ़ जाते हैं, और ये कीटोन्स एक टॉक्सिक स्ट्रक्चर या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कार्बोनकल के पेशेंट देखो, डायबिटिक की हिस्ट्री लेनी हमारे लिए मस्ट है। अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं भी है तो हमें जितना जल्दी हो सके कार्बोनकल का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये रैपिडली ग्रोइंग स्टेज होती है, ठीक है। ये इसका पैथोलॉजी का पार्ट हुआ। तो पैथोलॉजी में हमने क्या समझा, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ एक वेसिकल तैयार होता है, ऐसे वेसिकल मल्टीपल तैयार होके एक सीव लाइक स्ट्रक्चर, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जब ये सीव लाइक स्ट्रक्चर हुआ उसके बाजू में कोई और एक फ्यूरनकल या फिर हमारा एक कार्बोनकल एक बॉइल तैयार होगा जहां से पस डिस्चार्ज आपको मिलेगा, ठीक है। फिर ये जो पेरिफेरल एरिया है पूरा इंड्यूरेटेड हो जाता है। जब ये इंड्यूरेटेड हो जाता है
उसके बाद में जब ये वेसल्स यहाँ पे क्यूटेनस वेसल जो है वो पूरी ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे सेंट्रल नेक्रोसिस भी दिखेगा आपको। एक स्पेसिफिक फीचर दिया गया है, इसका ऐश ग्रे कलर का स्लप आपको दिखेगा जो कि सेंटर में होगा, बराबर। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे एक रोजेटी लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक कोई नया फ्यूरंकल यहाँ पे डेवलप होगा, जिसकी वजह से पूरा ये जो एरिया है एक क्रिब्रिफॉर्म लाइक, मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल होल दिखेंगे आपको वहां पे, वो क्रिब्रिफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। पेरिफेरल एरिया आपको पूरा इंडिकेटर रेडनेस दिखेगा, और ये पूरा जो डिसीज है वो आगे की, मतलब जो फर्दर या फिर उसके जो साइड वाली जो स्किन होगी जहाँ पे इन्फेक्शन हो उसके साइड वाली, या फिर उसके पेरीफेरी वाली जो स्किन होगी वहां पर भी इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से पेशेंट क्या होगा, पेशेंट बिकम टॉक्सिक एंड कीटोटिक। अब हमें ऐसे पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना है। इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम लोग करते हैं पेशेंट का यूरिन शुगर लेवल और यूरिन कीटोन बॉडीज। अब जब पेशेंट हमें पता चला कि ये डायबिटिक पेशेंट है तो हमें यूरिन शुगर, ब्लड शुगर और उसके साथ में यूरिन कीटोन बॉडीज भी देखने पड़ेंगे। अगर कीटोन्स बड़े हैं तो उसके लिए हम लोगों को कीटोसिस की ट्रीटमेंट हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं। दूसरी चीज क्या करनी है, हम लोगों को जो भी पस डिस्चार्ज आ रहा है उसका हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी देखते हैं, ताकि हम लोग करेक्ट एंटीबायोटिक चूज कर सकें। क्यों एंटीबायोटिक करेक्ट चूज करना, क्योंकि जो भी हमारा स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऑर्गेनिज्म है उसमें अभी कौन से एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस हुए और कौन से ऐसे हैं जो सेंसिटिव है। तो जो वही हम लोगों को एंटीबायोटिक चूज करने हैं जो सेंसिटिव है। मोस्टली जो हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट में डिस्कस करने वाले हैं, तो डिस्चार्ज या फिर पस डिस्चार्ज है उसका कल्चर सेंसिटिव करना मस्ट है ऐसे पेशेंट में जिसमें कि ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है या फिर ये जो डायग्राम है, ये पूरा जो पार्ट है तो पूरा एक्सरसाइज किया हुआ पार्ट है। ये पूरा कार्बनकल का एरिया था, ये पूरा कार्बनकल का एरिया जो कि पूरा एक्सरसाइज किया गया, और ये पूरी ऊन है, बराबर। अब ये ऊन हील होगी धीरे धीरे, यहाँ पे ग्रैनुलेशन फॉर्म होगा और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे आपको स्किन ग्राफ्ट करना पड़ेगा। कोई सर्जन क्या करते हैं कि सिर्फ इंसिजन लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक एब्सिस में ड्रेन करते हैं, सेम उस तरह भी कभी कभी कर सकते हैं। क्योंकि अगर कार्बनकल का एरिया बहुत स्मॉल रहा तो क्या करेंगे हम लोग, पूरा तरह से यहाँ पे जो हमारे एब्सिस में हम लोग इंसिजन लेते हैं, बराबर, ब्रूशेट इंसिजन जिसको हम लोग कहते हैं, सेम उस तरह से यहाँ पे इंसिजन लेके भी ये एरिया पूरा क्लीन कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमें प्रीफर करना चाहिए ऐसा एक्सीजन, ताकि जो नेक्रो स्किन है वो भी पूरी निकल जाए और जो हमारा इन्फेक्टिव फोकाई है वो भी हमारा पूरा निकल जाए। तो इसीलिए जब भी हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं ऐसे पेशेंट का, जब भी हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो पहला ट्रीटमेंट प्लान क्या करना है, हमें डायबिटिक जो पेशेंट है उसका शुगर कंट्रोल, मतलब जो भी कंट्रोल ऑफ डायबिटिक है वो हमें किससे करना है, इंसुलिन से करना है। क्योंकि टैबलेट फॉर्म पे आप बहुत ज्यादा शुगर मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक इंसुलिन की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी जिससे हमारा शुगर जो होगा वो कंट्रोल रहेगा। दूसरा हमें यहाँ पे एंटीबायोटिक प्रीफर करने हैं। कौन से एंटीबायोटिक हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं, मोस्टली हम लोग पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक यूज करते हैं, या फिर हमारे जो मैक्रोलीड्स है, ठीक है, मैक्रोलीड्स है। उसके बाद में फ्लूरोक्विनोलोन्स है, फ्लूरोक्विनोलोन्स में जनरली हम लोग लियोफ्लॉक्स यूज करते हैं, लियोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, 500 में ओडी डोज में इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मैक्रोलीड में जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो क्लिंडामाइसिन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्लिंडामाइसिन 600 TDS भी यूज कर सकते हैं हम लोग इसको, अकॉर्डिंग टू वेट एंड अकॉर्डिंग टू किडनी फंक्शन। पेनिसिलिन में मोस्टली हम लोग पिप्रासिलिन को यूज करते हैं, पिप्रासिलिन जो कि पिप्रासिलिन प्लस टाजोबैक्टम इसका कॉम्बिनेशन आता है। पिप्रासिलिन टाजोबैक्टम हमारा 4.5 ग्राम में भी आता है, 2.25 ग्राम में भी आता है। तो किडनी कंडीशन कैसे है, अगर क्रिएट नॉर्मल होगा तो 4.5 ग्राम हम लोग TDS में यूज करते हैं, अगर क्रिएट डी रेंज होगा तो 2.25 ग्राम हम लोग TDS में यूज करते हैं। अगर मान लो कि पेनिसिलिन पे भी पेशेंट में इन्फेक्शन कवर नहीं हुआ है, क्लिंडामाइसिन या फिर लियोफ्लॉक्स यूज करके भी अगर पेशेंट में इन्फेक्शन कवर नहीं हो रहा है तो हम लोग इमीपेनिन ग्रुप का यूज करते हैं, ठीक है, इमीपेनिन, कार्बिपेनिन या फिर मीरोपेनिन, ठीक है। मीरोपेनिन को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो 1 ग्राम
TDS में मोस्टली यूज होता है। अगर पेशेंट में किडनी के फंक्शन मतलब जो हमारा सीरम क्रिएटिनिन अगर डे रेंज है तो 500 मिलीग्राम TDS में हम लोग इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में मोस्टली अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुए तो क्रिएट आपको डे रेंज मिल सकता है। अब तीसरा यहाँ पे क्या करना है, पेशेंट में अगर एंटीबायोटिक से भी कवर हुआ है या फिर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कंट्रोल आया है तो हम लोग पेशेंट का ड्रेनेज प्लान करते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे कार्बनकल बना है उसको यहाँ पे जो भी पस यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है उसको पूरी तरह से हमें ड्रेन करना। अब इसमें हम लोग IND भी यूज करते हैं, इंसिजन एंड ड्रेनेज भी यूज करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी हम लोग इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं तो कुछ कार्बनकल का जो फ्यूरमकल का जो क्लस्टर है या फिर जो एसोसिएशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे रिमेनिंग मतलब रह जाता है पीछे, इसीलिए मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं एक्सीजन। अब एक्सीजन हमें प्रीफर इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोकस हमें छोड़ना नहीं, ठीक है। जो भी कार्बनकल बना वो क्लस्टर ऑफ फ्यूरमकल से बना, तो कोई भी अगर एक भी फ्यूरमकल हमसे छूट गया तो इन्फेक्शन यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, इसलिए पूरी तरह से यहाँ पे हमें वो एक्सीजन करके निकालना पड़ता है। वंस ऊन ग्रैनुलेट वेल स्किन ग्राफ्टिंग में भी रिक्वायर्ड, जैसे ये पूरी ऊन ग्रैनुलेट हो गई तो हम लोग इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्किन ग्राफ्ट इस यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारे कार्बनकल का ट्रीटमेंट हुआ। जब भी हम लोग पेशेंट में कार्बनकल की ट्रीटमेंट करते हैं तो मोस्टली जब भी जैसे बॉयल में भी हमने देखा कि पेशेंट में पेन होता है, यहाँ पे मोस्टली पेन का यहाँ पे वर्ड यूज नहीं हुआ। क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आता है तो ऑलमोस्ट वो पेन में होता है तो पेन किलर तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो पेन किलर का चॉइस है वो आपको आपके जो पैरामीटर्स है, जो पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल है या फिर अदर पैरामीटर्स है उसको देख के चूज करना है। मतलब मोस्टली जो अगर नेफ्रोपैथी में पेशेंट है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, तो उसका क्रिएट डी रेंज है तो आप NSAID ग्रुप के ड्रग यूज नहीं कर सकते। उस समय पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा ट्रामाडोल, ठीक है। ट्रामाडोल हम लोग यूज कर सकते हैं 100 मिलीग्राम में, 100 मिलीग्राम IV। अब ये आप TDS भी 2 डोज दे सकते हो, मतलब एक दिन में आपका 300 मिलीग्राम भी अगर जाता है तो भी कोई हार्म नहीं है, ठीक है। तो किडनी में ये सेफली यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट में किडनी डिसीज नहीं है, नेफ्रोपैथी नहीं है, तो आप डाइक्लोफिनेक 75 मिलीग्राम BD में इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है कि और सेफ रहना है हमें तो हम लोग यूज करते हैं पैरासीटामोल 1 ग्राम डोज में हम लोग TDS में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो दिन में अगर 3 ग्राम भी जाता है पैरासीटामोल तो कोई हार्म नहीं होता है एडल्ट पेशेंट में मोस्टली, ठीक है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट हम लोग एडल्ट का देते हैं, बराबर, क्योंकि जो भी कार्बनकल होता है वो मोस्टली 40 के बाद होता है। तो ये हमारी पूरी कार्बनकल का ट्रीटमेंट हो। कॉम्प्लिकेशन जैसे हमने बॉयल के देखे थे, सिस्टेमिक अगर होता है तो पेशेंट में आपको फीवर, उसके बाद में सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिक शॉक या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर भी आपको दिख सकता है। तो ये हुआ हमारा कार्बनकल का स्ट्रक्चर या फिर ट्रीटमेंट। अब आगे के जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होंगे वो फर्दर लेक्चर में कवर किए जाएंगे।